Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we are going to start the last topic of the chapter. Topic name is what? Mean value theorem. ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। और उसी के साथ कॉम्बिनेशन में आपको एक थ्योरम और दिख रही है, रोल्स थ्योरम, राइट। दैट मीन्स यहां से ये तो हिंट लग गया होगा कि इन दोनों का कुछ तो नाता है, आपस में कुछ तो कनेक्शन है। दे आर हैविंग सम कनेक्शन इन बिटवीन ईच अदर, ठीक है, एंड ऑब्वियसली है। तो हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम कुछ पढ़ने के लिए इसने पहले रोल्स थ्योरम पढ़ाई है, बाद में मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाई है। इसने क्या करा, पहले रोल्स थ्योरम पढ़ाई एंड बाद में उसकी मदद से इसने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाई। बट हम थोड़ा उल्टा करेंगे, हम पहले मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, उसकी मदद से फिर अपन रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इनफैक्ट अपने को तो दोनों ही पढ़नी है, दोनों कनेक्टेड है, कोई से भी पहले पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मदद से ये भी समझाई जा सकती है, इसकी मदद से मतलब इसको इसका एक्सटेंशन भी बताया जा सकता है और इसको इसका एक्सटेंशन बताया जा सकता है। एक्सटेंशन समझते हो, उसी का स्पेशल केस। तो आई विल सजेस्ट ये पढ़ो, इसके एक्सटेंशन के रूप में फिर रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे अपन। ओके, स्टार्ट करें। नींद आ रही है अनुष्का? आपके लिए चल रहा है टॉपिक, पता है? ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट with some revision of class 11th। इस थ्योरम को समझने के लिए कुछ बातें डिस्कस करनी पड़ेगी पहले, है ना। तो देखो, मेन हेडिंग तो है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। दिस इज द मेन हेडिंग ऑफ द टॉपिक। एंड सब हेडिंग क्या है? सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रोल्स थ्योरम, ठीक है। ओके, चलो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी आस्क यू समथिंग। एक 2D प्लेन पर जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होता है। क्या होता है वो स्लोप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? क्या y और x की वैल्यू ना? मीनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट आस्किंग हाउ टू फाइंड द स्लोप, वो एक डिफरेंट मैटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन के स्लोप का मीनिंग क्या होता है? चलो ठीक है, इसे समझ। एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 11th, है ना, चैप्टर 10 क्लास 11 स्ट्रेट लाइंस। याद है? नहीं मालूम मीनिंग? कोई क्या स्लोप क्या चीज होती है? स्लोप मतलब ऐसे तो होती है ढलान। तो इस स्ट्रेट लाइन की ढलान बताओ, ढलान कैसे बताएंगे? हम्म तो स्लोप का मीनिंग होता है द एंगल विच दिस स्ट्रेट लाइन इज मेकिंग विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, उसको थीटा कंसीडर कर लें, एंड द tan फंक्शन ऑफ दैट थीटा इज कॉल्ड द स्लोप। And slope is actually the tangent function of the angle made by a straight line with the positive side of x-axis। देखो x-axis के साथ तो ये वाला एंगल भी बना रही है वो, लेकिन इधर वाला नहीं लेना, ये नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव साइड है। अपने को पॉजिटिव साइड ऑफ x-axis के साथ जो एंगल बन रहा है उसी को कंसीडर करना है और उस पर टेंजेंट फंक्शन लगाना है, दैट मींस tan फंक्शन लगाना है। जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो tan 30 यानी कि 1/√3 हो जाएगा इसका स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा? 1/√3। डन, क्लियर। ये तो था एक तरीका स्लोप निकालने का। अब एक दूसरा, बहुत सारे तरीके सीखे थे अपन इस चैप्टर में। दूसरा तरीका, अगर ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, इससे और इससे, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2। अब स्लोप निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? दोनों पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का डिवीजन, मतलब का कोशेंट, है ना। तो पहले y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये भी स्लोप निकालने का एक तरीका है हमारे पास, ठीक है। फिर एक स्लोप निकालने का तरीका और डिस्कस हुआ था। अगर आपको इसकी इक्वेशन गिवन हो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन की क्या गिवन हो, इक्वेशन, लेट्स से इसकी इक्वेशन कुछ भी गिवन है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है, ax + by = c।
या माइनस सी इधर प्लस सी इधर लेकर इक्वल टू जीरो भी कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, मोर स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप में होती है। तो हम क्या करें, अगर हमको इक्वेशन गिवन है तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में। यानी कि क्या कर देंगे, y कोऑर्डिनेट को, y की वैल्यू को आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करना हम खूब सीख रहे हैं इसमें। y इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x बना देंगे, y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा बना देंगे। उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा ना, वही स्लोप है। उसमें जो x का कोएफिशिएंट है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से m की वैल्यू स्लोप है। तो स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके आ गए। एंगल गिवन हो तो ये वाला तरीका, दो पॉइंट्स गिवन हो तो ये वाला तरीका, इक्वेशन गिवन हो तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके x का कोएफिशिएंट ही हमारा स्लोप है, राइट। ऐसा सीखा था अपन ने, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ठीक है, और अभी फिर यहाँ आते आते डेरिवेटिव चैप्टर में आते आते हमने ये सीखा कि एफ डैश एक्स ही स्लोप है। ठीक है, एफ डैश एक्स ही क्या है, स्लोप है। एक कोई कर्व गिवन है हमको, एक कोई कर्व गिवन है लाइक दिस, और मुझे अगर इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के उसका स्लोप निकाल लो। उस पे थीटा, मतलब थीटा गिवन है तो थीटा निकाल लो। इन तीनों तरीकों में से किसी से भी स्लोप निकालो, जैसे आपकी इच्छा है। जो इसका स्लोप निकलेगा वही इस पॉइंट पे डेरिवेटिव भी निकलेगा। जो इस पॉइंट पे स्लोप, मतलब इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव निकलेगा वो इसी पॉइंट पे बने हुए टेंजेंट का स्लोप होगा। समझ गए, ये चौथा तरीका और सीख लिया अपन। सो ये सारी बातें क्लियर है आपको, क्योंकि ये सारी क्लियर है तो ही अपन मीन वैल्यू थ्योरम में एंटर हो सकते हैं। अब एंटर हो जाए, स्लोप अगर सब क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। अब सुनो, अब कुछ और बात कर रहा हूँ। अगेन मैं एक 2D प्लेन बना देता हूँ, क्लियर है ना स्लोप अगर। लेट्स से मैंने एक कर्व बनाया लाइक दिस, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन मतलब कर्व होता है, ये सबको बताया ना, बना दिया। अब ये फंक्शन की डोमेन तो इनफाइनाइट है, एनी रियल नंबर है, इधर भी एंड इधर भी एनी रियल नंबर है। बट अगर इसकी डोमेन को दो, इसकी डोमेन को ब्रेक कर लें, मतलब ब्रेक कर लें, एक पार्ट ले लें उसमें से, उसके डोमेन का एक सबसेट ले लें। लेट से वो सबसेट ले लिया मैंने यहां से लेकर और यहां तक। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू होती है ना, तो एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, उसकी डोमेन को ब्रेक कर ली मैंने। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज, जब आप इसको ब्रेक करो तो जिस पॉइंट्स पे आप ब्रेक कर रहे हो वहां से लेके वहां तक का फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए, तभी मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम का अस्तित्व है। अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। मान लो फंक्शन बीच में ब्रेक हो गया, ए और बी, जो जो आपने डोमेन ब्रेक करी है उसके बीच में फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके इधर उधर ब्रेक हो रहा है चलेगा, मतलब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है चलेगा, लेकिन जो आपने डोमेन ब्रेक करी है उस डोमेन में वो थ्रू आउट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके फाइन, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ओके। अब सुनो, तो लेट से ये ए और बी मैंने ब्रेक कर दिया। लेट से इस पॉइंट्स को भी अपन एज अ पॉइंट इसको ए, एज अ पॉइंट इसको बी मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं और एक लाइन बना दूं, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, एक नाम होता है इस लाइन का, हमने 10th क्लास से सीखा है। एक कर्व को दो पॉइंट्स पे काटने वाली लाइन क्या होती है, सीकेंट। सीकेंट, मतलब ऐसे कहें कर्व के अंदर से गई है या दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके गई, इसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट। टेंजेंट तो बाहर से छू के निकलती है, यानी कि एक कर्व को एक पॉइंट पे छू के निकले टेंजेंट, और अगर दो पॉइंट पे छू के निकले सीकेंट। टेंजेंट को नहीं बोलते, स्पर्श रेखा, बाहर से स्पर्श करके निकले। सो ये ए बी यहाँ पे सीकेंट हो गई, हो गई क्या, ए बी सीकेंट हो गई। अब सुनना, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है। मीन वैल्यू थ्योरम ये कह रहा है कि अगर एक फंक्शन की डोमेन को, मतलब एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है इन सम डोमेन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी नामक एक डोमेन में वो डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस है, तो उस ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मौजूद मिलेगा। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। ए और बी के बीच में सी, स्मॉल सी नामक, एक्स इक्वल टू सी, मतलब जैसे एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल, मतलब एक्स की वैल्यू ए और बी है ना, तो एक्स की वैल्यू सी ऐसी कम से कम एक बार तो मिलेगी। ज्यादा भी मिल सकती है लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर मिलेगी, जहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट इस सीकेंड के पैरेलल निकले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, ये ए और बी के बीच का पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो लगभग ऐसा बना, बना, बना। बट ये इसके पैरेलल नहीं निकला, नहीं निकला। फिर मैंने यहाँ बनाया तो यहाँ कुछ ऐसा बना। फ्री हैंड से थोड़ा ढंग से नहीं बना पा रहे, स्केल होता तो खींच के देख लेता है ना। अभी भी लेकिन इसके पैरेलल नहीं निकला, नहीं निकला।
तो उसने कहा कि टेंजेंट तो बहुत सारे बनेंगे, पर कम से कम एक टेंजेंट ऐसा बनेगा, मिनिमम एक टेंजेंट ऐसा जरूर होगा किसी न किसी पॉइंट पे जहां जो टेंजेंट इस सीकेंट के पैरेलल होगा। तो देखो इमेजिन करो लगभग यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है, अंदाजा नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो फिर वो पेंसिल इरेजर लेकर और लेके बैठना पड़ेगा पूरा कैलकुलेट कर। ये टेंजेंट लगभग लगभग आप इमेजिन कर पा रहे होंगे इस पैरेलल टू दिस सीकेंट, यस और नो? बस मेन वैल्यू छोड़ा, कितनी सी है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। अब मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन कैसे आएगा कि आप मीन वो कहेगा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम मतलब ए और बी के बीच में एक पॉइंट निकाल दो, एक पॉइंट निकाल दो जहां पे टेंजेंट बने, तो उसका स्लोप निकाल के और उस स्लोप को ए बी के स्लोप से इक्वल कर दो, क्योंकि पैरेलल दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब दोनों का स्लोप इक्वल होता है। आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन उसके पैरेलल है, कैसे प्रूव करोगे, दोनों का स्लोप इक्वल करके प्रूव करोगे। तो आप ए बी का स्लोप निकालो, ए बी का स्लोप कैसे निकालोगे, ए के एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, सो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस, स्लोप निकालने के दो तीन तरीके हैं ना, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो ये वाला तरीका, ठीक है ना। एंड लेट्स से और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उससे कुल मिला के जिस भी इन्फॉर्मेशन तुमको गिवन है उससे स्लोप निकाल लो। एंड नाउ व्हाट, अब अपने पास ये लाइन है, इस लाइन पर आप मतलब ये मान लो ये है वो पॉइंट सी, ये है वो पॉइंट सी, तो आप x इक्वल टू सी पे ये गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो x इक्वल टू सी पर अगर मैं इस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं, इसका मतलब है सी पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप और उसका स्लोप अगर इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, कम से कम एक पॉइंट निकलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब पहले उसकी बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि सर कम से कम एक पॉइंट क्या, हमको तो एक ही दिख रहा है, एक से ज्यादा तो नहीं दिख रहा। ठीक है, एक ही दिख रहा है। अब इमेजिन करो, देखो ये लाइन है ऐसे, इसको थोड़ा पकड़ के ऐसे कर दूं, तो ये पॉइंट ऑफ जो जिसको अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, टेंजेंट के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पकड़े थोड़ा ऐसे कर दूं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खिसकता खिसकता इधर आ जाएगा, ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं, ऐसे घुमा सकता हूँ इस लाइन को इधर उधर उधर, यहाँ से और यहाँ से पकड़ के घुमा सकता हूँ ना ऐसे, लेकिन एक ही पॉइंट पे वो उसके सेकेंड के पैरेलल दिखाई देगी। अभी इस समय तो एक ही पॉइंट पे ये ए बी के पैरेलल एग्जैक्ट पैरेलल दिखाई देगी, लेकिन एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट है वो, तो मीन वैल्यू थ्योरम में वो पॉइंट क्या है, एटलीस्ट है। तो एक ऐसा ग्राफ बना के देख लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये सेकंड के पैरेलल है, ठीक है ना, फिर चलेंगे अपन कहाँ, रोल्स थ्योरम पे, है ना। ठीक है, देखो इमेजिन करो ऐसा ग्राफ, ग्राफ देखना, कोशिश करते हैं ऐसा ग्राफ बनाने की। उतार चढ़ाव से भरा हुआ ग्राफ है, ठीक है। और लेट्स से मैं इसकी डोमेन को ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ से, और ये सीक्वेंट ऐसे बनेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर लो ताकि हमारे सीक्वेंट कुछ ऐसी बने, सीक्वेंट में बना देता हूँ, लगे हाथ, ये सीक्वेंट है नहीं बताओ, है ना, ठीक है सीक्वेंट है। तो लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक कर देता हूँ पूरा, लास्ट तक, है ना, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब ए और बी के बीच में आपको इस सीक्वेंट के पैरेलल टेंजेंट बनानी है। तो देखो एक तो मेरी यहाँ पे बन रही है लगभग, बन रही है, और आप इमेजिन करो इसके पैरेलल यहाँ पे भी बन जाए, इस लगभग इस पॉइंट पे देखो, बन रही है। अब जरूरी नहीं यहाँ हो, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, पर एक और बन जाएगी इसकी गारंटी। ये तो आप इमेजिन कर, थोड़ा सा इधर ले लो, हल्की सी ये नॉन पैरेलल दिख रही है, हल्का सा इस पॉइंट पे ले लो, तो हल्की से ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे स्लोप है अभी उसका, इसका स्लोप ऐसे ढलाने से हो जाएगी। ठीक है, तो यू कैन सी इस सीकेंट के ये टेंजेंट भी पैरेलल है और ये टेंजेंट भी पैरेलल है। तो अगर उतार चढ़ाव से भरा हुआ ग्राफ है, तो एक से ज्यादा भी पॉइंट्स ऐसे मिल सकते हैं जहां पे टेंजेंट सीकेंट के पैरेलल मिले। और नहीं है, उतार चढ़ाव वाला ग्राफ नहीं है, कैसा भी ग्राफ है, एनी ग्राफ है, कम से कम एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा।
समझ गए? क्लियर है? सो मीन वैल्यू थ्योरम क्लियर हो तो आगे की बात करें। हाँ, कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी आ जाएगी, ये लो, इस पॉइंट पे भी आ जाएगी, ये लो, तीन मिल गई। ठीक है ना? ये हो गया मेरा x इक्वल टू C1 पे टेंजेंट, ये हो गई मेरी x इक्वल टू C2 पे टेंजेंट, ये हो गई मेरी x इक्वल टू C3 पे टेंजेंट। और ये x इक्वल टू ए था ही सही, और वो x इक्वल टू बी था ही सही। चेक करो, a से b के बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है एंड एनी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है ना? डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता? जहाँ शार्प टर्म्स ले ले या ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक भी नहीं हो रहा और कोई शार्प टर्न भी नहीं है। कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना, डिफाइंड भी होना चाहिए। ऑब्वियसली डिफाइंड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, किसी पॉइंट पे नॉन डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? चलें आगे। सो प्रोसीड करें इसी को रोल्स थ्योरम पे हम, तो फिर एक साथ सारी चीज लिखवा देंगे आपको, है ना? ओके। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सुन लो एक बार, भी लिखवा दूंगा, वैसे तो लिखी हुई है बट फिर भी सुन लो। पहली चीज जो एफ एक्स है वो डिफाइंड होना चाहिए जिसमें आप तोड़ रहे हो उसको। ए कोमा बी में तोड़ रहे हो तो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में डिफाइन होना चाहिए। दूसरी चीज ये जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये सब अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो ही मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, इस जिसमें भी आप इसको ब्रेक कर, ये खुद देगा आपको भाई, इस डोमेन में चेक करो, इस डोमेन में चेक करो, वो आपको क्वेश्चन में खुद देगा। राइट? तीसरी चीज ये जो है डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए थ्रू आउट दिस डोमेन। अब डिफरेंशिएबिलिटी की जब भी बात करेंगे, जब भी, आज नहीं जब भी, तो एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते, इसलिए स्मॉल इंटरवल लेको मान, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे तो वो शार्प, ऑब्वियसली बात है कि वो शार्प रुक ही गया तो वहां पे तो यूनिट टेंजेंट कैसे बनाओगे, है ना? ठीक है। सो उस ए और बी को छोड़ के जो अंदर के पॉइंट्स है वहां पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें, बस ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो यू कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है? अगर इनमें से एक भी ब्रेक होती है तो आप कैन नॉट अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। चलो अब रोल्स थ्योरम पे चलते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, वन मोर थिंग, अब इसकी रिक्वायरमेंट भी थी और हमने डिस्कस करना भी थोड़ा सा भूल गया इसको, क्योंकि वही तो डिफरेंस है मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम में, जो डिस्कस करना भूल गए। सो मीन वैल्यू थ्योरम कहता था कि ये ए और बी है ना, यहाँ पे इस जगह पे ए पर और बी पर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू आना चाहिए एफ ऑफ बी। ये कहता था मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये भी होना चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करने के लिए। ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। जैसे कि अभी शुरुआत में जो मैंने ग्राफ लिया था कुछ ऐसा लिया था, ऐसा लिया था। तो उसमें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक की थी। ये थी x इक्वल टू ए, ये थी x इक्वल टू बी। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट है ना। तो ए पर और बी पर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। ए और बी डिफरेंट होना चाहिए, इस बात की बात नहीं, और ए और बी तो ऑब्वियसली डिफरेंट होना चाहिए, जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो ए और बी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। लेकिन उस ए और बी पे जो वाई की वैल्यू है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में जो उस जगह वाई की वैल्यू है, वो भी डिफरेंट होना चाहिए। भाई इस पॉइंट को आप कैसे मार्क करोगे? ए कोमा एफ ऑफ ए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को आप कैसे मार्क करोगे? बी कोमा एफ ऑफ बी। तो ए और बी तो ऑब्वियसली डिफरेंट है ही सही, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी वाई कोऑर्डिनेट्स भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब रोल्स थ्योरम पता है क्या कहता है? रोल्स थ्योरम में को ये भी चाहिए, क्योंकि रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सटेंशन है, उसी के आगे की कहानी है। वो कहानी जैसे अभी अभी गदर टू आ गई, तो गदर वन जहाँ ब्रेक हुई उसके आगे की कहानी, तो ये गदर वन तो खत्म हो गई, अब गदर टू शुरू हो रही है। तो ये तो चाहिए उसको, ये भी चाहिए उसको, उसको हैंडपंप भी चाहिए फाड़ने के लिए, सब चाहिए उसको, पुराना सब कुछ चाहिए उसको। पर उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा बताए क्या चाहिए? उसको एक्स्ट्रा ये चाहिए कि अब की बार ये इन दोनों को इक्वल कर देगा। बस दैट्स इट, यही डिफरेंस। अब क्या इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा उसकी बात करेंगे, इसका इफेक्ट क्या आएगा? इक्वल नहीं कर रहे थे तो क्या इफेक्ट था? जो हमने सीखा वही सब कुछ था। जो हमने सीखा अभी तक, जितने भी केसेस अपन ने सीखे, एक पॉइंट मिल रहा था, एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहे थे, हर जगह एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं था, नहीं था ना। ए अलग था, बी अलग था, वहां पे फंक्शन वैल्यू। लेकिन अब जब मैं इसको इक्वल कर दूं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल करना, ए और बी को मत करना, ए और बी को इक्वल कर देंगे कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, एक ही पॉइंट पे फंक्शन है बस, है ना? ए और बी तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन वहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम कर दूं, तो ये पूरी की पूरी थ्योरम कैसे कन्वर्ट, कैसे चेंज हो जाएगी, क्या उसका रिजल्ट आएगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो देखो, ग्राफ बनाता हूं मैं रोल्स थ्योरम के लिए। तो उतार चढ़ाव वाला ग्राफ बना दो लाइक दिस।
ठीक है, ठीक है, डन। अभी भी नहीं बना ढंग से। ठीक है, अभी ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ। अब देखो, आपको ए और बी ऐसे लेने हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तभी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम दिख रही है ना। ये जितना ऊंचा है उतना ऊंचा ही है, फंक्शन की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू है ना। सो लेट्स से ये इसी को ले लेते हैं और बी, फिर इसी को ले लेते हैं और बी। इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं एक्स इक्वल टू ए, इसको ले लेता हूं मैं एक्स इक्वल टू बी। अब इसको मीन वैल्यू थ्योरम की तरह ही सोचो। तो मीन वैल्यू थ्योरम की तरह ही सोचते तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी, इन दोनों के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओ, तो इसको लेट से ए, इसको बी, सो टेंजेंट ए बी ओ सिकेंट ए बी। तो क्या कहता था कि कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे टेंजेंट बनाओगे तो ए बी के पैरेलल बनेगी। तो वो पॉइंट आप इमेजिन करो, लगभग यहाँ आ रहा है। मीन वैल्यू थ्योरम की तरह ही सोचो एक बार, है ना। यहाँ आ रहा है लगभग अंदाजे से। ये है वो एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पे हम टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग लगभग वो इसके पैरेलल का। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, अब ए और बी पर वाई की वैल्यू सेम है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना क्या है, ए कोमा एफ ऑफ ए, यही है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताना एफ ऑफ बी। अब आप सारी बातें छोड़ के मुझे एक चीज का जवाब देना बस। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, सोच के बताना। बाकी सब भूल जाओ, बस इस चीज पे फोकस करो कि इस ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा। नहीं मालूम पड़ रहा, नहीं पड़ रहा मालूम। दैट मीन्स क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन को हमने बिल्कुल ही नहीं देखा, नहीं देखा था, देखा ही नहीं था। फिर सृष्टि, देखा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था। ओके छोड़ो, नहीं निकल रहा तो अभी फॉर्मूले से तो निकाल लो। वैसे तो साफ साफ पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, 2 पॉइंट से पास हो रही है तो। हाँ, कैसे निकालोगे बोलना। एफ ऑफ बी y2 - y1, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अरे एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए तो बराबर है, ये पॉइंट ये वाला और ये वाला चीज बराबर है ना। तो फिर ये जीरो हो गया, एंड जीरो डिवाइडेड बाय बी माइनस ए यानी कि जीरो, यानी कि जीरो। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो आ गया। तो ये तो आपने डिराइव किया। आगे से हमेशा याद रखना कि अगर ऐसे दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं जहां पे वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो एक ऐसी लाइन बनेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। और एक्स एक्सिस के पैरेलल हर लाइन का स्लोप जीरो होता है, क्योंकि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसकी इमेज अगर नीचे लेके जाएं, तो 0 डिग्री का एंगल है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो टेन जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का जो थीटा बने उस पर टेंजेंट लगाओ। अब ये तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और पैरेलल बनेगी बनेगी अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो। इमेजिन करो, आपने एक ऐसी लाइन बनाई जिसके एक्स कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम है, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके आपने लाइन बनाई। कहीं पर भी आप ग्राफ में कोई भी 4 पॉइंट 2 पॉइंट मार्क कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट ले लो, वाई कोऑर्डिनेट सेम ले लो, तो वो जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस का पैरेलल बनेगी। अब उसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके आएंगे मतलब उसको इंटरसेक्ट करवाएंगे वाई एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आके बैठ जाएगी। ऊपर ही आगे बैठेगी, दैट मीन 0 डिग्री का एंगल है, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। और 0 डिग्री का एंगल है तो टेन जीरो यानी कि जीरो। तो डायरेक्टली क्या याद रहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है उसका स्लोप जीरो होता है। अब रोल्स थ्योरम क्या कहती थी कि पहले आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता था एटलीस्ट जहां पे जो टेंजेंट बनती थी वो सीकेंड के पैरेलल बनती थी। अभी क्या कहती है कि एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर मिलेगा, जैसे मिल गया ये रहा, जहां पे जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो बन तो रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों बनेगी,
ये पैरेलल तो उसके थी, वो इसके पैरेलल है। ये पैरेलल किसके थी? मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पैरेलल थी सीकेंट के, और सीकेंट पैरेलल है आज की तारीख में रोल्स थ्योरम में आते ही वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इन शॉर्ट ये टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपने ए और बी डोमेन में उसको ऐसे ब्रेक किया है जहां पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो अब उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा मिनिमम, जहां पे टेंजेंट बनाओ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। जहां पे आप टेंजेंट बनाओ तो किसके पैरेलल बनेगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। वो तो किसी और कॉन्सेप्ट से बन रही है। वो इस ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके लिए मीन्स वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम की थोड़ा ना जरूरत है। ये तो हमने स्लोप निकाली है क्लास 11th के कॉन्सेप्ट की मदद से, और स्लोप जीरो आया, और स्लोप जिसका जीरो आता है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है। ये तो हमको स्ट्रेट लाइन चैप्टर से सिखाता है, उसके लिए डिफरेंशिएशन में घुसने की जरूरत नहीं। समझ गए? यहां से क्या मिला? यहां से ऐसे मिला कि ये जो टेंजेंट है इस कर्व पे, जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, मिनिमम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां पे जो टेंजेंट बनेगी जो क्या बनेगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये इस टेंजेंट की बात कर रहा है। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता था? ये टेंजेंट उस सीकेंट के पैरेलल बनेगी, और रोल्स थ्योरम क्या कहता है? ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो सीकेंट के पैरेलल तो खैर अभी भी है, लेकिन उस पर वो फोकस नहीं करवा रहा। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करेंगे? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी डिफरेंट लेंगे, तो टेंजेंट सीकेंट के पैरेलल। इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। खत्म है दोनों थ्योरम, लिखवा दें। समझ गए? और एक एग्जांपल करा देंगे छोटा सा, वैसे बेकार एक्सरसाइज है ना। ठीक है ना? ओके, मतलब मजा नहीं आता। बेकार का मतलब है कि इसको करने में इंटरेस्ट नहीं बनता बच्चों का, जैसे आप लोगों का बिल्कुल नहीं बनता दिख रहा है। नहीं बन रहा है ना? अब कोशिश तो करिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की, पर मुझे पता है कि लग रहा होगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं आज। एक पहली और एक आखिरी एक्सरसाइज इसकी बिल्कुल बोरिंग सी है। ठीक है, चलो देखो, मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करें। इसकी रिक्वायरमेंट, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो सबसे पहले ए कोमा बी वाले डोमेन में डिफाइन होना चाहिए। रेंज कुछ भी रियल नंबर हो गया है ना, डोमेन ही है, रेंज। दूसरी चीज, इस डोमेन में वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स लिखवा रहा हूं। तीसरी चीज, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में डिफरेंस, क्योंकि ए और बी पे डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करेगा वो, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे कभी भी डिफरेंशियबिलिटी की बात करी नहीं जाती है ना। आप चेक ऐसे मत, ऐसे भी नहीं कहोगे कि चेक करो, चेक हमेशा बीच में करेंगे। ठीक है, डन। ओके, ये तीन तो हो गई इसकी रिक्वायरमेंट। चौथी रिक्वायरमेंट क्या? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नॉट इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नॉट इक्वल होना चाहिए। बस मीन वैल्यू थ्योरम से जैसे मैं रूल्स लगा दूंगा यहाँ पे, सब सेम चलेगा, बस ये डंडा अड़ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, बाकी सब सेम चलेगा। ठीक है ना? तो अभी तो मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही है, ये दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम सबसे पहले एप्लीकेबल है। ठीक है ना? एप्लीकेबल है, इसको अपन शॉर्ट में एमवीटी बोलते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज एमवीटी, स्टेट्स, क्या कहती है वो सुनना उसके बाद। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, जो कि अच्छा, वो सी पॉइंट भी ए कोमा बी से होगा, ये चीज हमने कही नहीं। वो सी पॉइंट जो हमने कभी भी लिया वो ए और बी के बीच का ही निकला। ऐसा तो नहीं निकला सी उधर निकल रहा है उधर निकल रहा है, उसी डोमेन। और एंड पॉइंट्स नहीं लेने, ऐसा नहीं कि सर सी तो मेरा एंड पॉइंट पे निकल रहा है। एंड पॉइंट पे नहीं सोचना आपको, उसके बीच में सोचना है। तो ए कोमा बी इंटरवल से बिलोंग करता हुआ एक पॉइंट कम से कम ऐसा जरूर मिल जाएगा सी नाम का, सच दैट वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी जाए उस सी पर, तो वो टेंजेंट पैरेलल निकलेगी सीकेंट के, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सीकेंट में हम 2D प्लेन पर पॉइंट्स को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन से जानते हैं। ये सुनो, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? आप ऐसे कि सर ए और बी लिखो ना, इसको ए और बी तो उसका नाम है, हम जानकारी कैसे लेंगे? उसकी डेफिनेशन तो उसके कोऑर्डिनेट से ही है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली सीकेंट के पैरेलल बनने वाली कम से कम एक टेंजेंट मिल जाएगी। एक से ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन मिनिमम एक तो मिलेगी ही मिलेगी। समझ गए? क्लियर है? ऐसा कौन कहता है? मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट देखो, इसका इफेक्ट देखो, यानी कि टेंजेंट पैरेलल टू सीकेंट, सीकेंट का स्लोप कैसे? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बोलो, सीकेंट का स्लोप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस, ये सीकेंट का स्लोप। अब अगर ये दोनों पैरेलल, तो दोनों का स्लोप बराबर। स्ट्रेट लाइन ने सिखाया अपने को चैप्टर 10 कि
अगर दो लाइंस स्ट्रेट लाइंस एक 2D प्लेन पे पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो सीकेंट का स्लोप तो ऐसे निकाल दिया अपन ने, कैसे, 2 पॉइंट फॉर्म से y2 - y1 डिवाइड बाई x1। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालना है, एफ डैश एक्स से, एफ डैश सी से, क्योंकि ये सी पे बनता है। क्योंकि अभी अभी मैंने स्लोप निकालने के जो तरीके बताया उसमें एक तरीका ये भी था कि आप कर्व को डिफरेंशिएट कर लो उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। कर्व को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स की वैल्यू उस सी पॉइंट पे निकालो। और डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट की हमने पिछले एक्सरसाइज में बात कर ली। पहले डेरिवेटिव निकाल के फिर वो पॉइंट पुटअप करना होता है, बस एफ डैश टू चाहिए तो एक्स की वैल्यू 2x, तो एक्स की वैल्यू वो सी नामक पॉइंट पे पुटअप कर देना, तो उसको डिनोट कराएंगे अपन एफ डैश सी से, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसा कहती है मीन वैल्यू थ्योरम। और रोल्स थ्योरम बस कुछ नहीं कहती, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ऐसा कहती है रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो आगे आ जाओ। दैट इज एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस। खत्म। इसका ग्राफ देख लो फटाफट। तो ध्यान से इसको स्टडी करो। देखो, दिस इज द गिवन कर्व, दिख रहा है, थोड़ा पतला सा है। थोड़ा सा इसको दिखाई दे उतना कर देते हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है, दिस इज द गिवन ग्राफ कर्व, एक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है ना, इसको मैंने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कर दिया ब्रेक, कर दिया। अब इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो इस ए और बी, मान लो इसको ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट है वो ये बन गई मेरी, बन गई। इसका स्लोप ऐसे निकलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस, निकलेगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उसको एफ ऑफ ए कहेंगे, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी उसको एफ ऑफ बी कहेंगे। ये ए है और ये बी है, डन यहाँ तक। अभी क्या कह रहा है, इसके बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा निकलेगा, तो ये वो पॉइंट है जहां पर इस पॉइंट को भी क्या कहेंगे, सी कोमा एफ ऑफ सी। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है, यू कैन सी इट इज पैरेलल टू द सीकेंट। तो इस इस लाइन का स्लोप को तो मैंने डिनोट करवा दिया ऐसे, इस लाइन के स्लोप को तो डिनोट करवा दिया ऐसे, टेंजेंट के स्लोप को डिनोट करा दिया है। दैट मींस दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। Here tangent is parallel to secant, tangent is parallel to secant, so slope of tangent equal to slope of secant, slope of tangent equal to slope of secant, slope of tangent को एफ सी से डिनोट करा है, slope of tangent का। दैट मीन्स आप मैथमेटिकली ये प्रूव कर दो तो प्रूव हो जाएगा ऊपर वाली सारी चीज। आप ग्राफ थोड़ा बनाने बैठोगे, मैथमेटिकली आपको ये प्रूव करना है, वेरीफाई मीन्स वैल्यू थ्योरम आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चीज प्रूव करनी है जो आपको यहाँ गिवन। समझ गए, ठीक है, आ जाओ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ एमवीटी, उसका एक्सटेंशन है। इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड उसी में ही, पहली रिक्वायरमेंट सेम, दूसरी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूटी उसमें सेम, तीसरी रिक्वायरमेंट डिफरेंशियबिलिटी, चौथी रिक्वायरमेंट अलग, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लेना है आपकी बात। ठीक है, तो ये चार रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल होकर वो कहती क्या है, वो ऐसे कहती है कि कम से कम एक पॉइंट सी अब ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे टेंजेंट बनाओगे तो एक्स एक्सिस का पैरेलल बनेगी, और हर लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप जीरो होता है। तो यानी कि एफ डैश सी की वैल्यू जो वो आ रही थी ना एफ ऑफ बी, मैंने वो ना आके जीरो आएगी, अब की बार क्या आएगी, जीरो आएगी। खत्म। इसका ग्राफ देख लो फटाफट। अब मैंने देखो ए और बी तो अलग लिया है, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है। इस पॉइंट को आप एफ ऑफ ए भी कह सकते हो, एफ ऑफ बी भी, क्योंकि ए पे भी ये वैल्यू मिलती है, बी पे भी ये वैल्यू मिलती है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कोमा एफ ऑफ ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बी कोमा एफ ऑफ बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीकेंट बनेगी ये, और इस ग्राफ पे आप देख लो, एक पॉइंट तो मिल ही गया मुझे, मिल गया, जहां पे जैसे मैंने टेंजेंट बनाई तो इसके पैरेलल बनी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है दुनिया में उसका स्लोप जीरो है, सो एफ डैश सी क्या आ गया मेरा, जीरो आ गया। ठीक है ना, तो एज पर एमवीटी थ्योरम, एमवीटी थ्योरम आपको ये कहती थी, और अभी रोल्स थ्योरम ने इन दोनों को इक्वल कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई बी माइनस, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। वेरी इजी, सो एफ डैश सी इक्वल टू दिस, जीरो जीरो, खत्म, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक इंट्रोडक्शन होता है, खत्म। एक एग्जांपल देख लें फटाफट क्विकली। हाँ बताओ। अपने को
अपने को वो कहेगा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो अगर वो कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, तो अपने को सीकेंट के स्लोप को उस टेंजेंट के स्लोप से, यानी एफ डैश सी को अपने को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल करना है मीन वैल्यू थ्योरम में। और अगर वो कहता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो अपने को एफ डैश सी को जीरो प्रूव करना है। हाँ, और जिस पॉइंट पे वो स्लो जीरो प्रूव हो रहा है, वो पॉइंट उस इंटरवल के बीच का आना चाहिए। लेट से उसने इंटरवल ब्रेक करी 3 से लेके 7, तो 3 से लेके 7 के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जहाँ पे स्लोप जीरो है। अगर मान लो उसके बाहर मिल रहा है, तो फिर वो वेरीफाई नहीं हुई आपसे फिर। और कम से कम एक तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है आपको, लेकिन कम से कम आपको एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कह दोगे देखो ये पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच में है और यहाँ पे स्लोप जीरो है, रोल्स थ्योरम के केस में। और मीन वैल्यू थ्योरम के केस में इसका स्लोप, उस सीकेंट का भी स्लोप निकालना पड़ेगा। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको सीकेंट का भी, भाई रोल्स थ्योरम के लिए तो आपको जीरो प्रूव करना है, तो आप बस एफ निकालोगे, दैट्स इट। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सीकेंट के स्लोप से इक्वल करना पड़ेगा, तो सीकेंट का स्लोप भी निकालना पड़ेगा उसके लिए। जो भी निकले देखो भैया ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, डन, ओके। चलिए तो एक्सरसाइज पे आइए। देखो ये सारी बातें इधर लिखी हुई है, अब अगर करके देखोगे तो MVT states that there is a point in C in A comma B such that the slope of the tangent ये is same as the slope of the secant between these 2 points. In other words, there is a point C in this such that the tangent is this parallel to the secant between this and this. ठीक है, ये तो MVT का ग्राफ है ना, ये C मिल गया जो इससे पैरेलल, ठीक है। ये पहला इक्वेशन देखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। आप रोल्स थ्योरम प्रूव करके बताओ। फंक्शन ले लिया मैंने ये, फंक्शन लेने से क्या होगा सर, ए और बी तो बताओ, डोमेन तो बताओ जिसके बीच में प्रूव करनी है। सो ए की वैल्यू ले लो -2, बी की वैल्यू ले लो 2, ले लिया अपन ने। आपको वेरीफाई क्या करनी है, रोल्स थ्योरम। तो आप क्या करोगे, इसको करोगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तो खैर आप हर हाल में करोगे, चैप्टर ही डिफरेंशिएशन है। सो यहाँ से एफ डैश एक्स बताओ, एफ डैश एक्स बताओ सीधे 2x। अब आपको रोल्स थ्योरम में डेरिवेटिव जीरो रखना होता है, इसको रख दिया मैंने जीरो, ठीक है ना। चलो मुझे एक चीज बताओ, एफ डैश एक्स अगर 2x है, तो एफ डैश सी 2c होगा। अब आप एफ डैश सी को जीरो रखो, क्योंकि एफ डैश एक्स को एज ए फंक्शन की फीलिंग देता है, एफ डैश सी एट ए पॉइंट की फीलिंग देता है, तो सी वो पॉइंट है इन दोनों के बीच का, वहां पे डेरिवेटिव 2c हो गया। अब उस डेरिवेटिव को जीरो करना है रोल्स थ्योरम के हिसाब से, तो जीरो कर दिया, तो सी की वैल्यू क्या आई, जीरो। दैट मीन्स जीरो पे डेरिवेटिव जीरो है। चेक करो जीरो इन दोनों के बीच का पॉइंट है या नहीं है, -2 और 2 के बीच का, प्रूव। ठीक है, पढ़ो, ये फंक्शन है। पहली चीज, हाँ ये शायद रिक्वायरमेंट सारी लिखनी है आपको, प्रूव नहीं करना कि कंटिन्यूस डिफ में, बस लिख देना है ना। तो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस है, बस पता है हमको, है ना। डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, पता है हमको। ऑल्सो अच्छा, रोल्स थ्योरम के लिए दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, -2 और 2 पे। तो -2 पे फंक्शन की वैल्यू देखो, -2 का स्क्वायर 4 + 2 6, और 2 का स्क्वायर, तो एफ ऑफ -2 करूँ, एफ ऑफ 2 करूँ, 6 आ रही है, रिक्वायरमेंट पूरी। अब एफ एक्स, हाँ ठीक है, ये इसी बात को कंटिन्यू की इसलिए आता था ना, कि -2 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू कोइंसाइड करती है ना, सेम है, इसी बात को कंटिन्यू करी। अब रोल्स थ्योरम स्टेट करती है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा इस इंटरवल में जहां पे एफ डैश सी जीरो होगा। तो मैंने क्या करा, आगे आगे एफ डैश एक्स निकाल लिया, और आगे होके ही मैंने एफ डैश सी को जीरो रख दिया। आगे होके एफ डैश सी को जीरो रखा तो जी की वैल्यू भी जीरो आ गई, और जीरो इस डोमेन से बिलोंग कर रहा है, प्रूव। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम का देखेंगे एग्जांपल। अगला देखो, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस इंटरवल दिस। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी, कि 2 और 4 के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां पे इसका स्लोप उसके सीकेंड के स्लोप के सेम है। तो आप क्या करो, सबसे पहला काम तो आप इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करो। सो ये वाला फंक्शन जो होता है 2,4 में कंटिन्यूस होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। क्या है ये, पैराबोला है, पैराबोला कंटिन्यूस ही बनता है ना। आपको पता होना चाहिए वैसे तो, फंक्शन देखकर भी ये भी पैराबोला है ना। ठीक है, नहीं भी पता है तो भी आपको मीन वैल्यू थ्योरम में रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होएगा, बस आपको तो लिख देना है कि इस इंटरवल में कंटिन्यूस है। और ओपन डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखनी है आपको, ठीक है ना। एंड सेकंड थिंग, 2 पे और 4 पे फंक्शन अब अलग अलग आना चाहिए, मीन वैल्यू थ्योरम की डिमांड थी ना। सो एफ ऑफ 2 कितना है देखो, चेक करो, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और एफ ऑफ 4 कितना है चेक करो, 4 का स्क्वायर 16। सो 4 एंड 16 डिफरेंट है, तो ये चेक कर लिया अपन ने। अब आप क्या करो, आपको फंक्शन की डेरिवेटिव निकालनी है। फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x।
अब आप एफ डैश एक्स अगर 2x है तो मान लो वो कोई सी पॉइंट है इनके बीच का, उस पर अगर आप डेरिवेटिव निकालो तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c। अब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू इसके सीकेंड की उससे मैच होनी चाहिए, सही तो कहा उसने। तो यहाँ पे तो अपन ने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया और इसका स्लोप निकाल लिया, टेंजेंट का स्लोप है ये क्या है, उस सी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है। अब सीकेंड का स्लोप कैसे निकालोगे बोलो। सीकेंड का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ सीकेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे बोलो, फॉर्मूला बोलो। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी अभी निकाला था, 4 पे वैल्यू क्या निकली थी 16, और 2 पे क्या वैल्यू निकाली थी 4, और बी माइनस यानी 4 - 2, 16 - 4 12/2 6, दैट मीन्स की वैल्यू 6 के बराबर है। सो 2c = 6 कर देंगे तो c3 आएगा। अब ये c3 जो है उस इंटरवल का है या नहीं, बिल्कुल है, 2 और 4 के बीच का, मतलब वो पॉइंट इसी के बीच का निकलेगा, ऐसा प्रूव करना होता है बस। उस केस में वो स्लोप को 0 रखने के बाद जो पॉइंट निकला वो उस इंटरवल का है, और इस केस में इन दोनों के स्लोप्स को इक्वेट करने के बाद जो सी पॉइंट मिला वो इसके बीच का इंटरवल का। ठीक है, और कई बार क्या होगा, ये सी दो मिलेंगे, मतलब मान लो अभी 2c² होता तो सी की दो वैल्यूज मिलती, अब ये दोनों वैल्यू इसके बीच की होंगी, मतलब एटलीस्ट की बात हो रही थी ना, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है, तो ज्यादा भी मिलेगा तो भी इसके पॉइंट बीच का मिलेगा। समझ गए, क्लियर है। तो दैट इज इट, कर लेंगे हम कल एक्सरसाइज इसकी। 43rd एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया भी है ना, देखो एक बार देख लो, अच्छा एग्जाम्पल भी इतना सही है। f(2) f(4) अलग अलग, एफ ऑफ बी माइनस 6 निकाल लिया। अब स्टेट क्या करती है कि सी नामक पॉइंट इसके बीच में मौजूद है, जिससे कि उस एफ डैश सी पे जो स्लोप है वो इसके स्लोप से मैच कर रहा है, 6 आ रहा है। तो हमने क्या करा, एफ डैश एक्स निकाला, सी पे रखा तो एफ डैश सी हो गया, एफ डैश सी को 6 के बीच में रखा तो सी की वैल्यू 3 आ गई, और 3 देखो 2 और 4 के बीच का ही है जो हमने लिया था। 2 और 4 एंड पॉइंट नहीं ले सकते इसलिए ओपन इंटरवल। ठीक है, डन। हाँ, किसमें, ये तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, और वो पॉइंट जो ले रहे हैं अपन, वो पॉइंट इसके बीच का लेंगे तो ये तो ना ले सकता है, सी जो लेंगे इसके बीच का लेंगे, तो वो 3 जो है इसके बीच का आ रहा है, 2 और 4 के बीच का आ रहा है। ये तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस। ठीक है ना, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, और जो अपन पॉइंट ले रहे हैं वो ए और बी के बीच का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि सर मेरा पॉइंट तो यहीं आ रहा है, इसी पे ही आ रहा है, तो ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसके बीच में एक पॉइंट आना चाहिए एटलीस्ट एक बार। ठीक है, डन, क्लियर। एनी अदर डाउट और क्वेरी, नो। सो 5.8 कल की तारीख में कितने क्वेश्चन हैं, 6 के 6 कल निपटाएंगे, कुछ एक होमवर्क देख लें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। तो अब आप स्कूल में अपनी